OPD ऑनलाइन के साथ मैं हूँ जवेरिया अली। और जैसे कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के हवाले से अपने इस प्रोग्राम में बात करते हैं, बहुत से मिसकंसेप्शंस भी होते हैं लोगों के कि कौन सी बीमारी जो है बहुत ज़्यादा इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचाती है और कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको हम बहुत सीरियस ले लेते हैं लेकिन उनकी नौयत इतनी सीरियस नहीं होती। एक बहुत आम सी बीमारी है डायबिटीज़, जिसे शुगर भी कहते हैं और उर्दू में ज़ियाबितीज़ कहा जाता है। लोगों के बड़े मिसकंसेप्शंस हैं इसके बारे में कि ज़ियाबितीज़ कब हो जाती है, कैसे हो जाती है, फास्टिंग में इसके कितने ग्रेड्स होने चाहिए, मेजरमेंट्स क्या होनी चाहिए और हमें एहतियाती तदाबीर डायबिटीज़ के लिए कब इख्तियार करनी चाहिए। तो इन तमाम मिसकंसेप्शंस या जो भी आपके सवालात हैं उनको दूर करने के लिए हम आज का प्रोग्राम हमने कंडक्ट किया है ज़ियाबितीज़ के ऊपर। और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, शुगर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो जैसे हम जानते ही हैं कि शुगर अभी हम जो हमारा जो देखते हैं कि बहुत कॉमन हो चुकी है, हम हर दूसरा पेशेंट देखते हैं कि वो शुगर का शिकार होता है। तो बुनियादी वजूहात क्या होती हैं शुगर की और इस हद तक फैलना कि जैसे हम ये नहीं कह सकते कि कोई बूढ़ा है तो उसे ही शुगर होगी, कोई जवान है तो उसे नहीं होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब तो एज फैक्टर भी नहीं रहा और उसकी थोड़ी मेरी आवाज़ ख़राब होगी क्योंकि वही वायरल चल रहा है। मेरी भी आवाज़ थोड़ी सी ऐसे ही है। यानी मैं थोड़ा सा इसमें बताता जाऊँ कि जब मैं परसों की बात है, जब ये आवाज़ ख़राब थी तो पड़ोसी मुझे कहने लगा आपको भी, मैंने कहा हमें भी होता है। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं। अच्छा देखिए, बात ये है कि शुगर वैल्यूज़ जो हैं या शुगर रेज़ करना ये अब किसी एज के अंदर भी हो सकता है। और जो बार बार ये कहा जाता है, मैं आज इस प्रोग्राम को इस मकसद भी यही था हमारा कि हम डायबिटीज़ के हवाले से लोगों के जो जहन में बहुत सारे, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो आए दिन कोई ना कोई एक नया पेशेंट ऐड हो ही रहा है, तो उसमें पता होना चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। देखिए बात यह है कि जब हम बार बार कहते हैं कि जी आप थोड़ी एक्सरसाइज करें, थोड़ी वॉकिंग करें, वेट को ना बढ़ने दें, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जाहिर बात है हम जब एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो वेट बढ़ रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जिसमें अब देखने में आता है, इवन टीनेजर्स बच्चे जो हैं वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रहे हैं, जंक फूड्स का इस्तेमाल है, फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और वेट बढ़ता ही चला जा रहा है। इवन 16, 17, 18 में लड़के और लड़के बच्चियाँ जो हैं जिसे हम कहें, तो इनके वेट्स अपने जो कहते हैं ना ओवर वेट कैटेगरी में आ गए हैं प्रॉपर्ली, बल्कि ओबीज कैटेगरी में भी आ गए, जिसको हम ध्यान नहीं दे रहे। और यही चीज़ आगे चल के थोड़ा सी टाइम के बाद डायबिटीज़ की शक्ल इख्तियार कर जाती है। तो जो सबसे, जैसे आपने कहा कौन सा फैक्टर है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर तो आपका दो हैं, यानी एक डाइट और दूसरा लैक ऑफ एक्सरसाइज कह लें आप, या फिजिकल एक्टिविटी अगर नहीं होगी तो शुगर का मतलब हो सकता है ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जहाँ तक वैल्यूज़ है, मैं मकसद ये भी था इस प्रोग्राम का कि बहुत सारों को अभी भी कन्फ्यूजन होती है, किसी की 130 आ गई तो क्या वो नॉर्मल आ रही है। ये या तो नोट कर लें या वाजे रख लें, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा है। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, कोई हिस्ट्री नहीं है, ऐसी सूरत में 72 से लेके 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर आपकी शुगर फास्टिंग आ रही है, यानी फास्टिंग किसे कहेंगे, रात 10 बजे से खाना पीना बंद करें, सुबह 8 बजे, यानी 10 आवर्स की आपकी फास्टिंग जो शुगर है वो अगर 72 से 99 की रेंज में है, दैट्स फाइन। अच्छा, इसमें मिलीमोल्स का भी आ जाता है कि 4 to आप कह लें 4 to 5.4 तक, 4 से 5.4 मिलीमोल्स पर लीटर भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अमूमन मिलीग्राम पर डेसीलीटर की फिगर हम यूज़ करते हैं, इसलिए मैं वो ज़्यादा बताना चाहूँगा। तो 72 से 99 ये वो लोग हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं है लेकिन उनकी रेंज में, अगर ये फास्टिंग रेंज है दैट्स फाइन। और खाने के 2 घंटे के बाद 2 से 2.5 घंटे हो जाएँ, कोई हर्ज नहीं है। ऐसी सूरत में 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा ना हो, तो ये जो वो रेंज कहलाएगी जिससे आप कहेंगे आप नॉर्मल हेल्दी हैं, आपको खुदा ना खास्ता कोई डायबिटीज़ नहीं है, कोई ऐसा HbA1c कराने की या लॉन्ग टर्म क्रॉनिक देखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब इसके साथ साथ वो पेशेंट जो कि अब प्री डायबिटिक हैं, यानी एंटर हो चुके हैं उस रेंज में जिसे हम डायबिटीज़ कह सकते हैं या होने का खदशा है, उनके अंदर कहा जाता है कि 100 से लेके 126 मिलीग्राम या 100 से 126 मिलीग्राम फास्टिंग में। और ये वो लोग हैं जो कि इवन बाज़ औक़ात कुछ में हमने जैसे मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज जिसे आप कहते हैं 500 मिलीग्राम स्टार्ट कर भी दी गई है, क्योंकि वो एक प्री डायबिटिक कैटेगरी में एंटर हो गए और वो अपने लाइफ स्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशन का ध्यान नहीं दे रहे। तो ऐसी सूरत में उनकी जो फास्टिंग शुगर लेवल्स हैं जो कि अब थोड़ा डिस्टर्ब हो गई हैं, नॉर्मल रेंज में नहीं रही, तो जैसे ब्लड प्रेशर की हम बात करते हैं 120/80 नहीं रहा, अब 130/80 हो गया है। इसी तरीके से डायबिटीज़ में फिर उनकी रेंज बन जाती है 100 से लेके 126 मिलीग्राम, तो ये फास्टिंग होती है। और उसके अलावा 200 से कम हो अगर शुगर है, 200 से रेंज से कम, तो ये जो 2 आवर्स के बाद, तो ये आपकी उन डायबिटिक पेशेंट्स की रेंज कहलाएगी कि जिस रेंज में उनको रहना चाहिए, इससे बाहर नहीं हो। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आ जाती है
HbA1c टेस्टिंग। अच्छा, HbA1c का क्राइटेरिया इस तरीके से है कि नॉर्मल जो इसकी वैल्यू है वो आपकी 6% से लेस होनी चाहिए, यानी 5.9 तक एक्सेप्टेबल है। लेकिन 6 से 6.4 तक अगर आपकी रेंज आ रही है तो आप प्री डायबिटिक हैं, और यही चीज़ आपकी 6.5% से अबव हो गई है तो फिर आप डायबिटिक कैटेगरी में एंटर हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप बार बार जिक्र भी कर रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी का, या फिर आप वेट के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा हम देखते हैं हमारे, जैसे अगर हम फेमस क्रिकेटर की बात करें, वसीम अकरम साहब की, तो वो काफ़ी अरसे से डायबिटिक पेशेंट है, बट ही इज़ अ लेजेंड क्रिकेटर, इंसुलिन डिपेंडेंट। लेकिन इसके अलावा क्या उनकी एक्सरसाइज उनको मैटर करती है कि वो जो जितना भी वर्कआउट करते हैं वो शुगर को कंट्रोल रख पाते हैं, और आम लोगों पे ये कितना वेरी करेगा? बिल्कुल, देखें ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, एक ऐसी के जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, और एक अरसे दराज से वो इंसुलिन पर हैं, लेकिन उन्होंने इंसुलिन का डोज भी सेट रखा हुआ है अपना, प्लस उसके साथ साथ डाइट भी वो अच्छी ले रहे हैं, और फिजिकल एक्टिविटी, जो चीज़ ने उनको फिजिकली अल्हम्दुलिल्लाह फिट रखा है इस एज में भी। मैं मतलब एक माशाल्लाह एक अब एज हो रही है, उसके बावजूद अगर आप देखें ही लुक्स क्वाइट यंग, और उसकी वजह ना उनमें थकावट, इवन अगर अभी उनसे रनिंग का कहा जाए तो ही कैन रन वेल। तो ये तमाम चीज़ें इसलिए कि फिजिकल एक्टिविटी उन्होंने रखी। हम जब बात करते हैं डायबिटीज़ की तो हमारे यहाँ सिर्फ घर में थोड़ा सा चल लेने को फिजिकल एक्टिविटी कह देते हैं। फिजिकल एक्टिविटी एक अच्छी एक्सर्शनल एक्सरसाइज होनी ज़रूरी है, जिसमें आपकी बॉडी थके, आपको थकावट महसूस हो, आपसे ये फील आए कि मुझसे अब नहीं हो रहा। दिस इज़ द एक्सरसाइज व्हाट यू नीड एट दिस स्टेज। सही। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, मतलब अगर हम एक प्रॉपर बैलेंस डाइट रखें, प्रॉपर हम अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है, मतलब थका देने की हद तक अगर हम रखें, तो हम अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें भी जो डाइट की और किसी भी एज फैक्टर में कर कोई भी एज में होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि हम लिमिट करने लगते हैं अपनी मूवमेंट्स को। एक बार डाइट पे मैं आ रहा हूँ, डाइट की जैसे अभी आपने बात की कि एक परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है। आज भी हम मॉर्निंग शो में देख रहा था, आगा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें बहुत कहते हैं ना किंग की तरह खाना नाश्ता करना चाहिए है, और दोपहर में मॉडरेट रखें, और रात को फ़कीर की तरह, यानी बहुत हल्के ग़िज़ा जो है आपको इस्तेमाल। बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं कि आपको इस तरह रूटीन। देखिए हमारा चीज़ ये बिल्कुल ऑल्टर्ड है कि हम सुबह बहुत कम जल्दी से खा के बस निकल गए, एक स्लाइस खाया या एक आपने ब्रेड का छोटा सा पीस लेके, और ज़्यादातर लोग तो खाली चाय पीते और चलेगा, और उसके बाद दोपहर को आपने जाते हैं भूख लगेगी, और दोपहर को आपने ठीक ठाक खाना शुरू किया। अब वहाँ से डंपिंग शुरू हो रही है, वहाँ से वो ओवर कैलोरी शुरू हो रही है जो आपको मिनिमाइज करनी थी। क्योंकि आपकी देखें ना, जैसे टाइम पास होता है आपकी फिजिकल एक्टिविटीज कम होने लगती हैं। अब आप रात को जब आए तो आपने मजीद उसके बाद, चाहे वो दावत की शक्ल में या घर में खाने, तो ये जो डंपिंग हो गई तो ये आपके ओवरवेट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेके जाएगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन जो कि डायबिटीज़ के हवाले से ही बहुत अहम है। डायबिटीज़ जिसे शुगर भी कहा जाता है ना, तो क्या ये मतलब मिसकंसेप्शन है या ये हकीकत है कि शुगर का ज़्यादा इंटेक आपको शुगर पेशेंट बना देता है? अच्छा देखें, ज़्यादती तो वैसे नुकसानदेह है। मैं अगर अपनी बात करूं फॉर एग्जांपल कि मैं डायबिटिक नहीं हूं, लेकिन ये कि मीठा अगर मैं कहूं तो कोई खीर, कस्टर्ड या कोई अभी चीज़ों मैं नहीं खाता हूँ। अच्छा। या मिठाई भी नहीं खाता। आपको पसंद नहीं है या वैसे पसंद नहीं कह रहे, बस अवॉइड ही करता हूँ। मतलब कोई शौक में नहीं है, शौक नहीं। लेकिन मैं चाय जो है वो मीठी ही पीता हूँ। दिन में 3-4 दफ़ा हम चाय पी जाते हैं, बल्कि हम जिस एनवायरनमेंट में होते हैं, ऑफिस में तो ज़ाहिर है चलता ही रहता है चाय का। लेकिन फिजिकल एक्सर्शन की मैं बात करूँ, इंस्पाइट के ठीक है कन्वेंस का इशू नहीं होता हमें कि हम कहीं जा रहे हैं, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि एटलीस्ट जितना ज़्यादा वॉक कर सकें, ये बहुत ज़रूरी है। वरना एज के साथ साथ जब आप वॉक छोड़ देंगे तो फिर ये चीज़ें, चाहे वो इतनी ही चीनी अगर मैं चाय में 1 चमचा भी ले रहा हूँ तो वो भी नुकसानदेह हो जाएगी। चलिए ठीक है, एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करेंगे? मैं मिसेस सलीम बोल रही हूँ पावलपुर से। मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मुझे दो साल ऐसे हो गए हैं शुगर को, और मैं ये मेडिसिन बिल्कुल नहीं ले रही। मैं मुकम्मल परहेज कर रही हूँ, फलों से, हर चीज़ से मैं परहेज कर रही हूँ। जहाँ तक मुझे सुनने में, आप मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर रही, आपने कहा? जी जी, मैं मेडिसिन यूज़ नहीं कर रही। ठीक है। और मैं मुकम्मल फल भी नहीं खाती, अव्वल के मैं ये आड़ू भी नहीं खाती जो खाने चाहिए। उससे मेरी ये शुगर जो है ना कंट्रोल में है।
तो क्या इससे कोई नुकसान या कुछ, ये मैं पूछना चाहती थी कि देखिए, पहली बात ये कि कई आप सारी जो भी ग़िज़ा इस्तेमाल कर रही हैं, आप अपनी सोच से ही कर रही हैं कि आप कंट्रोल रखा हुआ है, और उस कंट्रोल को पैरामीटर जो है चेक करने का, क्या आया आपका कंट्रोल ठीक है या नहीं, वो आपकी ब्लड वैल्यूज़ हैं, शुगर वैल्यूज़। तो आपने लास्टली अगर कोई फास्टिंग शुगर चेक करवाई हो अपनी, उसकी वैल्यू अगर बताएं, और HbA1c अगर करवाए तो। कॉल ड्रॉप हो गई मेरा ख्याल से, लेकिन शुगर वैल्यूज़ को कंफर्म ज़रूर कर लेना चाहिए। हमें अंदाजे पे नहीं चलना चाहिए कि हम शायद बेहतर कंट्रोल में कर रहे हैं या नहीं। सही। तो अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमारे पेशेंट्स होते हैं नॉर्मली, जिनको डायग्नोस अगर हो जाए कि वो शुगर पेशेंट है, तो क्या उनको रोज़ अपनी शुगर मॉनिटर करनी चाहिए? अच्छा, ये सवाल बहुत अच्छा है, और उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और एडवाइस बताता जाऊँ साथ साथ, कि अमूमन डॉक्टर्स के पास जब रुजू करते हैं और ये शक हो चुका होता है कि शुगर है, या डॉक्टर कह देते हैं अब आप डायबिटिक कैटेगरी में एंटर हुए, तो इनिशियली स्टार्ट करते हैं, अमूमन डॉक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो ग्लूकोफेज 500 मिलीग्राम या मेटफॉर्मिन जिससे हम कहते हैं, उससे स्टार्ट कर दी जाती है वंस डेली, और ख़ासतौर पे ओबीस पेशेंट में तो हम थोड़ा ज़्यादा भी डोज दे सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि कितना रेगुलरली इसको फॉलो अप रखना चाहिए। आइडियली बुक्स ये रिकमेंड करती हैं कि आप डेली बेसिस पे चेक करें, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता हर जगह पे, तो वीक में 1 to 2 टाइम्स अचानक जब आपको मौका मिले, आप एक फास्टिंग शुगर और खाने के 2 से 3 घंटे के बाद, 2-2.5 घंटे के बाद आप शुगर लेवल चेक कर लें, तो इससे कम से कम आइडिया रहेगा कि आपकी शुगर कंट्रोल में है या आउट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है डॉक्टर साहब, सवाल तो बहुत सारे हैं और होते रहेंगे, लेकिन चूंकि प्रोग्राम में इस वक्त यहाँ पर एक ब्रेक भी लेना पड़ेगा, तो हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है शुगर के हवाले से, डायबिटीज़ के हवाले से, इसी के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे वेट के हवाले से और शुगर कंट्रोल करने के हवाले से, कि शुगर कंट्रोल करने के लिए हमें कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर तो है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी। इस हद तक फिजिकल एक्टिविटी कि आपको थकान महसूस होने लगे, तो ये भी एक फैक्टर रहेगा कि आप अपने आप को, शुगर पेशेंट अगर आप हैं, तो आप अपने आप को कंट्रोल कर सकें। डॉक्टर साहब से मैं ये जानना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो पाती है, उनको आमतौर पे जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो इंसुलिन रिकमेंड कर देते हैं, पर हमारे यहाँ इंसुलिन को न जाने क्यों अच्छा नहीं समझा जाता। मतलब हम जिससे पूछते हैं, खासतौर पे बड़े बूढ़ों को अगर हम बोले इंसुलिन का, तो बोलते नहीं 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 हम इंसुलिन नहीं लेंगे। ओरली ठीक है, वो अमूमन यही लोग कंसिडर कर रहे होते हैं। एक्चुअली बात ये, इवन ये पेशेंट, वो पेशेंट जिनको इंसुलिन दी जा रही हो, या वो नए पेशेंट जो कि अभी डायग्नोस हुए और उनको स्टार्टली जो है मेटफॉर्मिन के ऊपर रख देते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो उनके जहन में आ जाता है कि बस अब तो ज़िंदगी एंड हो गई और अब आप डायबिटीज़ हो गए हैं, तो ये इंसुलिन से पीछा नहीं छूटेगा। देखिए, इंसुलिन थेरेपी जो है ये उस वक्त स्टार्ट की जाती है कि जब ओरल मेडिकेशंस नाकाफ़ी रहती हैं। एक्चुअली बॉडी के अंदर जो भी बीटा सेल्स हैं जो कि इंसुलिन बना रहे हैं, अब 200 यूनिट्स ऑन एन एवरेज फॉर एग्जांपल डेली की कंजम्पशन है जो इंसुलिन बनती है। अब ये 200 से किसी भी वजह से, चाहे वो आपका वेट बढ़ गया हो तो कंपैरेटिवली 200 यूनिट्स कम पड़ेंगे, या अगर बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन बना रहे थे वो 200 के बजाय अब उनकी प्रोडक्शन कम कर दी इंसुलिन की हो गई है और वो 100 यूनिट्स पे आ गया था, तो ये जो रिमेनिंग 100 यूनिट्स हैं ये आपको एक्सटर्नल सोर्स से लेने ही पड़ेंगे। मतलब ये नुकसानदेह चीज़ नहीं होती है। एक कॉलर ले लेते हैं, फिर इंसुलिन पे हम और भी डिस्कस करेंगे अभी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी सर, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कौन सा आप बात कर रहे हैं? जी मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ, जावेद। जी कहिए जावेद साहब। अच्छा, ये डायबिटीज अगर इंसान को डायग्नोज ना हो तो आम शुगर कितनी होनी चाहिए टेस्ट में, सुबह मॉर्निंग और खाने के बाद? अच्छा, अगर डायग्नोस नहीं, आई मीन कि डायबिटिक नहीं है आपका मकसद है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो इसका मैं ये अभी अर्ज कर रहा था कि फास्टिंग जो है 72 से 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर आ रही है फास्टिंग, 99, अगर 100 भी आ जाती है परेशानी की बात नहीं, यानी ये रेंज कहलाएगी, नॉर्मल रेंज है। अच्छा जी। अगर रैंडम यानी खाने के 2 घंटे के बाद की अगर आपकी शुगर चेक करी किसी ने और जो कि आप डायबिटिक नहीं है, तो 140 से ऊपर ना जाए। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है, तो ये वो रेंज है जी। ठीक।
अच्छा डॉक्टर साहब, इंसुलिन का ही बिल्कुल, जैसे कि इंसुलिन आप पे हम बता बात रहे करते थे, हैं। तो मैं सबसे चले एक और कॉलर है, उसके बाद है। फिर हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, डॉक्टर अताउर रहमान से बात करनी है। जी जी कहिए, मैं सुन रहे हैं आपको। जी डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना है कि मेरी 2 मंथ प्रेगनेंसी है, लेकिन मेरे इसमें जैसे कि शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है, यानी 200 से ऊपर हो रहा है। तो इसमें मुझे क्या लेना चाहिए ऐसा जो मेरे लिए, मेरी सेहत के लिए सही है? थोड़ा सा आवाज़ बीच में डिस्टॉर्ट हुई थी। आपने कहा कि आपकी शुगर लेवल जो है वो हाई रहती है। जी, अभी यानी कि ये 2 मंथ की जो प्रेगनेंसी है, इसमें मेरी शुगर लेवल हाई है, इसमें इंसुलिन का कहा हुआ है। ठीक है, तो इससे तो पहले वो आपको इंसुलिन शुगर दवा डायग्नोस हुई भी है? आप डायबिटिक हैं? नहीं नहीं, अच्छा ठीक है। नहीं थी, लेकिन अचानक जब मैंने चेक किया तो वो काफी ज्यादा आ रही थी। ठीक है। तो मेरी गायनी की डॉक्टर ने यही कहा था कि किसी डॉक्टर से मशवरा कीजिए। तो मैंने शुगर के डॉक्टर से किया, तो वो मुझे इंसुलिन का मशवरा दिया है उन्होंने। ठीक है। मैं इंसुलिन यूज कर रही हूँ सुबह में और शाम में, ठीक 2 है। टाइम लगाती हूँ। तो अब आपकी शुगर लेकिन वैल्यूज़ शुगर कितनी आ रही हैं? अभी नाश्ते से पहले मैं चेक की है तो 130 आती है, और नाश्ते के बाद तकरीबन 160 170 हो जाती है। ठीक है। उसके बाद दोपहर के लंच के बाद चेक करती हूँ तो उसके बाद भी कभी कभार 191 आ जाती है, 180 हो जाती है। फिर रात के खाने के बाद भी यही इसी तरह रहता है। मैं चाह रही हूँ कि नॉर्मल हो जाए, यानी कि नुकसान ना हो। सॉरी जी ठीक है। ये कुछ बता। देखिए इसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल है। थोड़ा सा इंसुलिन के मतलब इंसुलिन के यूनिट्स मुझे आपने शायद मैं पूछना भी भूल गया कि आपको कितने वो दे रहे हैं। 130 अगर आ रही है, इसको थोड़ा सा और पीछे लाने की ज़रूरत है ताकि बिल्कुल वो 126 की रेंज में आ जाएगा। और दूसरा रैंडम भी 150s में अगर आ रही है तो दैट्स फाइन। एक्चुअली ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ हो जाता है, स्ट्रेस डायबिटीज़ भी कहते हैं इसको। और इसमें ट्रांजेंटली होता है बाद इवन बहुत सारे पेशेंट जो हैं जब आगे जाके प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इन केस खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो तो आपको आगे जाके बस सिर्फ एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर किसी में फैमिली हिस्ट्री भी है तो उसका भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जवेरी कि अमूमन अगर हम देखते हैं कि पेरेंट्स में से दोनों का अगर है फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, तो 70% चांस होता है कि आपको डायबिटीज़ की हो। सही। इसी तरह अगर किसी एक को है तो तकरीबन 40 to 50% चांसेस होते हैं। तो ये जो चांसेस हैं इसको हम रिड्यूस किस तरह कर सकते हैं? हमें खुद ही वाजे होता है कि पेरेंट्स में से है तो हम अभी से एहतियात करना शुरू करें। ठीक, एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने कहा शुगर मुझे है तो मेरी कंट्रोल रहती है। नाश्ते के पहले जो मैंने चेक किया वो मेरी 140 थी, और नाश्ते के 2 घंटे बाद मैंने चेक की तो मेरी 152-53 थी। लेकिन है। मेरे पाँव में बहुत जलन होती है। जब मैं को सोती हूँ तो एकदम से मैं उठ के बैठ जाती हूँ, पाँव में से ऐसे हीट निकल रही है। कितने अरसे से आपको शुगर का प्रॉब्लम है? मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं, 5वां साल स्टार्ट हो 5वां चुका साल है। शुरू हुआ है। अभी जो आपने फास्टिंग शुगर बताई है ना 140 नाश्ते से पहले, ये ज़्यादा है, ये काफ़ी ज़्यादा है। इसको एक जैसे आप अगर आप प्रोग्राम देख रही हो 126 से नीचे होनी चाहिए। जी ठीक है। इसी तरीके से 150 जो रैंडम है वो काफ़ी हद तक बेहतर है। आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रही हैं? जी मैं लेती हूँ 3 mg लेती हूँ ग्लोरी नाश्ते से पहले। ठीक है। और नाश्ते के बाद मैं लेती हूँ गेट फॉर्मिन जो है उसमें। रात में आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रही हैं? रात में कोई इस्तेमाल कर रही हैं? जी वो रात को पाँव के जलने के लिए गैबिका मुझे उन्होंने की है, डॉक्टर साहब ने मुझे एडवाइस की है गैबिका। ठीक है। लेकिन उससे मुझे बेचैनी बहुत होती है। नींद तो बहुत आती है लेकिन घबराहट बहुत हो रही होती है। ठीक है, थोड़ा सा रात के डोज को एडजस्ट करने की आपकी मेडिसिन की ज़रूरत है। आप मुझे 12 से 1 के दरमियान कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको एडवाइस कर दूंगा ताकि ये जो फास्टिंग शुगर्स हैं ये भी इसमें बेहतरी आ जाए। एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात करेंगे? जी मैं भावलपुर से बोल रही हूँ, मिसेस सलीम। फरमाइए। जी मैंने अभी पहले कॉल की थी तो मेरी बात दरमियान से कट गई। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं वक्त वो करती हूँ, चेक मैंने किया है शुगर, तो मेरी रैंडम फास्टिंग में तकरीबन 130 तक आती है, कभी 40 तक आती है और इससे बढ़ती नहीं है। और रैंडम में मेरी 150 तक आ जाती है। ठीक है। तो फास्टिंग शुगर आपकी ज़्यादा है, आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रही हैं कोई?
नहीं, मैंने डॉक्टर साहब से 1 हफ्ते का रिपोर्ट मैंने चेक करके सुबह शाम की थी, तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आपकी जो है ना, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। अच्छा, मेरा मशवरा है, आप बहरहाल चाहें तो कंसल्ट कर लें डॉक्टर से, लेकिन ये कि अगर आप, क्योंकि आप डायबिटिक कैटेगरी में आ गई हैं, जो आपकी फास्टिंग रेंज आ रही है, तो ऐसी सूरत में आपको कोई कोर्स नहीं होता इसका कि 10 दिन या 15 दिन का कोई डायबिटीज़ का कोर्स है कि आप वो इस्तेमाल करें और उसके बाद अब आप छोड़ दें, ऐसा नहीं है। एक रिलेटिव डेफिशिएंसी है, तो आपको लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करनी पड़ेगी ये मेडिसिन, अनलेस एंड अनटिल कि इसका रिजल्ट कंट्रोल लेवल में ना आ जाए, क्योंकि हम इसको मैनेज कर रहे होते हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते कि अब डायबिटीज़ नहीं है, अब आपने महीना खा ली, 2 महीने अब आप छोड़ दें। एक्सरसाइज, डाइट और मेडिसिन का सही डोज जो है वो आपको एडवाइस करना ज़रूरी है। तो आप ज़रूर चेक करवा लें अपने डॉक्टर से। इन केस अगर नहीं कांटेक्ट होता, 12 से 1 के दरमियान आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको मेडिसिन एडवाइस करूँगा जो आपको रेगुलर बेस पे खानी है, कोई हफ्ता 10 दिन का कोर्स नहीं है वो। तो मतलब डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामाबाद से यास्मीन बात कर रही हूँ। मेरी उम्र 53 साल है और मेरी फास्टिंग की शुगर जो है वो 1.25 से 1.30 होती है। ठीक है, तो ये सही, वो डॉक्टर कहते हैं आपको भी ये सही है या बॉर्डर लाइन पे है? बॉर्डर लाइन है। आपका वेट कितना है? मेरा वेट है तकरीबन 65 तकरीबन। और एज कितनी है आपकी? एज मेरी 53 प्लस है। ठीक है, लेकिन देखें अभी भी इसको है तो बॉर्डर लाइन ही कहूँगा मैं, लेकिन इसको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कोशिश कर, क्योंकि आप डायबिटिक नहीं है, आपको मेडिसिन तो इस्तेमाल नहीं कर रही ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैंने ये इसी मशवरे के लिए, क्योंकि आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगा कि मैं आपसे रब्ता करूं डॉक्टर साहब से कंसल्ट करने के बावजूद भी, तो मुझे लगा कि ये जरा मुझे ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल। आप देखें, एक चीज़ का ख्याल रखें, थोड़ा सा एक्सरसाइज एलिमेंट बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि थकावट की हद तक एक्सरसाइज करते हुए आधे घंटे की, हाफ एन आवर एक्सरसाइज करें, तो ये जब शुगर लेवल 125 से नहीं बल्कि मैं कहूँगा आपको 110 की रेंज में 100 से 110 एटलीस्ट आप ले आएँ, तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। चलें ठीक है डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म होने वाला है। मैं चाहूँगी कि कल का टॉपिक भी अगर हम कल इंशाल्लाह कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ डॉक्टर आरिफ रज़ाक होंगे, जिनके जो कंसर्न्स हैं, चाहे वो एंजियोग्राफी के हों या कोई और चीज़, ज़रूर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, फिर कल के प्रोग्राम में हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट होंगे। जिस भी किस्म के आपके सवालात हों आप ज़रूर हमें कॉल करें, और डॉक्टर साहब तो हमारे साथ मौजूद ही होंगे। तो कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़, इसी पैगाम के साथ कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत है तो ज़िंदगी है। अल्लाह हाफ़िज़।